काल में कलिंग जोड़ा गया, जिसकी राजधानी तोसले थी। प्रांतों को विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया था, जिसमें मंडलम और विषय व ग्राम का स्थान आता है। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। यह शासन की सबसे निम्नतम इकाई में थी। ग्राम से लेकर शासक तक एक व्यवस्थित प्रणाली पर आधारित थी, जिसका अधिकतम उद्देश्य नागरिक कल्याण था। इस स्वरूप को अशोक ने सामने लाया था। अशोक विश्व का प्रथम ऐसा शासक था जिसने यह सिद्ध किया था कि सभी प्रजा उसकी संतान है। उसका एकमात्र उद्देश्य नागरिकों का कल्याण करना है। इसके लिए उसने विशेष प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें युक्त, रक्षक व प्रादेशिक का नाम आता है। उसने अपने अधिकारियों के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष पर राजकीय दौरा का नियम बनाया था, जिसे अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। प्रशासनिक प्रणाली में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैनिकों की एक फौज थी। तो इस फौज के लिए जस्टिन ने डाकुओं के गिरोह नामक शब्द का उपयोग किया है। संपूर्ण प्रशासन प्रणाली को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राजस्व प्रणाली का प्रावधान था। इस समय कुल उपज का 1/6 से 1/4 राजस्व के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा अन्य प्रकार के करों से भी राजकीय आय प्राप्त होती थी। इस प्रशासनिक प्रणाली में न्याय व्यवस्था का प्रमुख स्थान था। इस समय में 2 प्रकार के न्यायालयों का प्रावधान देखने को मिलता है। धर्म स्थीय, जो कि दीवानी न्यायालय था। कंटक शोधन, जो कि फौजदारी न्यायालय था। न्याय प्रणाली कठोर थी, जिसमें अपराधों के लिए अंग भंग तक का प्रावधान था। प्रशासनिक व्यवस्था में एक विशिष्ट चीज हमें देखने को मिलती है, और वह है गुप्तचरी प्रणाली। इस समय 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक जो कि स्थान पर स्थिर रहते थे, संस्था, और जो घूम घूम कर गुप्तचरी का कार्य करते थे, वो संचारक थे। महिलाएं भी गुप्तचरी का कार्य करती थी। ये सभी गुप्तचर सीधे शासक को सूचनाएं प्रदान करते थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि वे सभी तत्व मौर्यकालीन प्रशासन में उपलब्ध थे, जो एक व्यवस्थित आधुनिकतम प्रशासन में आज भी पाए जाते हैं। अतः मौर्यकालीन प्रशासन को उदार, निरंकुश व लोक कल्याणकारी माना जाता है।